हेलो गाइस। अगर सेब 1000 किलो मिलने लगे, चाय एक कप 150 रुपए का मिलने लगे, गैस सिलेंडर एलपीजी 1500 प्लस में मिलने लगे, बच्चों का पेपर करवाने के लिए पेपर ना हो, पेपर को पोस्टपोन करना पड़ जाए, ऐसी स्थितियां अगर किसी देश में बन जाएंगी तो उस देश की स्थिति आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। जिस देश के सारे कैबिनेट मिनिस्टर एक बाई एक इस्तीफा दे रहे हों वहाँ के राष्ट्रपति को, तो वहाँ का सरकार चलाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, वहाँ की स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ऐसे ही हालत हुई है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। ऐसी हालत श्रीलंका की बिल्कुल आज के दौर में हो गई है। आज हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका की ऐसी हालत क्यों हुई, उसके पीछे का जो मेजर रीजन रहा वो क्या रहा है। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री वो महिंद्रा राजपक्षे और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो गोतबया राजपक्षे। श्रीलंका में 19 के दशक से ही सिविल वार चल रहा है और जो कि 2009 में आकर खत्म हुआ है। ये सिविल वार इतना ज़्यादा घातक रहा है श्रीलंका के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। इस सिविल वार की ही वजह से जो विदेशी इन्वेस्टर थे वो श्रीलंका में इन्वेस्ट करने से डरते थे और जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो लेकर बहुत सालों तक श्रीलंका में बहुत कम रहा है। 2009 के बाद से ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, लेकिन फिर क्या ऐसी बात हो गई कि श्रीलंका के हालात इतने ज़्यादा खराब हो गए कि वहाँ एक कप चाय भी 150 प्लस रुपए में मिल रही है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई। वहीं शुगर की बात कर लें तो उसके दाम भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम लोग मेजर पॉइंट की बात करेंगे डेफिनेटली क्या इसके पीछे का रीजन रहा है, ऐसी हालात श्रीलंका का क्यों हुआ है। अगर मैं पहले रीजन की बात करूं तो पहले तो ये जान लीजिए लगभग श्रीलंका आज के 75 साल बाद इतने बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 75 ईयर्स हो गए लगभग श्रीलंका को भी आज़ादी भारत के समान या सिमिलर ही ईयर में मिली थी। इतनी भयानक मंदी, इतनी महंगाई और इतनी महंगाई कि उसके वजह से आपातकाल लगा देना पड़े, पब्लिक सड़कों पर आ जाए आपके विरुद्ध नारे लगाने के लिए, आपके विरुद्ध प्रोटेस्ट करने के लिए। यह हालत है श्रीलंका की आज। चलिए अगर मैं रीजन की बात करूं तो सबसे बड़ा जो इसका एक महत्वपूर्ण रीजन बना है वह है टैक्स में बड़ा छूट। एक्चुअली जब 2019 में नई सरकार बनी, राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे के द्वारा एक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें जो बैट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, उसको 15 से घटाकर 8 कर दिया गया, लगभग 7% डिक्रीज कर दिया गया। और इस 7% डिक्रीज होने की वजह से प्रत्येक साल लगभग 60,000 करोड़ श्रीलंका सरकार का नुकसान होने लगा। जो उनका फंड है जिसमें लगभग 60,000 करोड़ ज्यादा आने थे हर साल, वो अचानक से गिर गए बिना किसी उसके सॉल्यूशन के कि हाँ वो पैसा कहां पर आएगा या जो ये पैसा कम होगा उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। सेकंड जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कोविड का आ जाना। पिछले 2 सालों से लगभग कोविड ने हर देश की हालत खराब कर रखी है, लेकिन श्रीलंका की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं एक बेसिक पॉइंट की बात करूं तो श्रीलंका में पर्यटन से लगभग 10 से 12% उनके जीडीपी का हिस्सा है पर्यटन, और इस कोविड की वजह से पर्यटन वहां का बिल्कुल शून्य रहा है इन 2 सालों में। तो एक बड़ा जो यहां से इन पैसे का आना कम हुआ, इससे भी श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वहीं श्रीलंका में सबसे ज़्यादा रूस और यूक्रेन से ही लोग आते थे, यहाँ तक कि भारत से भी बहुत सारे लोग जाते थे। तो रूस और यूक्रेन का जो वार छिड़ गया, जो अब तक चल रहा है, उसका भी एक बुरा इंपैक्ट हमें श्रीलंका पर देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली आज ये जानेंगे आप कि किसी भी देश का वार कभी भी अन्य देशों के लिए बेहतर नहीं होता है, हर तरीके से वो आपका नुकसान ही करके जाता है। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं जो एक मेजर
रीजन बन के आया है श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। उनका फॉरेन रिजर्व इतना ज़्यादा घट गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इनका इनकम इतना कम है और कर्ज इतने ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। जितनी इनकम उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने कर्ज ले रखा है। पिछले 2-3 सालों में अगर मैं बताऊं तो इनका जो फॉरेन रिजर्व रहा है वो 1/3 हो गया है। कितना? 1/3। और अब वो घटकर $1.93 बिलियन बचा है। और यही बात नहीं, इनकी उधारी की बात सुन लीजिए। इनके अगर उधार की बात करें तो विदेशों से लगभग 173% उधारी बढ़ गई है। जहां इनकम में फॉरेन रिजर्व इतना कम हुआ, वहां कर्ज इनका इतना ज्यादा हो गया, क्योंकि ये अपने सारे काम कर्ज लेकर ही कर रहे थे। इनका अभी जो इनको पे करना है वो $8.6 बिलियन पे करना है, और इनके फॉरेन करेंसी जो इनके पास बची है वो बची है 1.93 बिलियन। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा गैप है। और हाँ, और आपको यह भी बता दूं कि इन्होंने इतना ज्यादा लोन ले रखा है कि उसको चुकाने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं है। इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि इन्होंने आयात करना बंद कर दिया, क्योंकि आयात इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया कि पैसे जब फॉरेन रिजर्व रहता है तो आपकी जो रुपी होता है या जो वहाँ की करेंसी होती है वो भी स्ट्रांग होती है, और जिससे आपको किसी चीज़ को मंगाने के लिए आपको कम पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इनको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है किसी भी सामान को आयात करने के लिए। अगर मैं ये बात करूँ कि इन सब में सबसे ज़्यादा कर्ज इनके ऊपर जो है वो चीन का है, क्योंकि चीन की एक पॉलिसी है डेथ ट्रैप पॉलिसी। वो डेवलपिंग कंट्री को लोन देता है, वो इतना ज़्यादा लोन दे देता है ताकि उसको चुका ना पाए, और फिर उसके जो इंपॉर्टेंट पोर्ट हो, इंपॉर्टेंट जगह हो, इंपॉर्टेंट लोकेशन हो, वो उसको चीन कौड़ियों के दाम खरीद ले और उससे अपना प्रॉफिट बनाए। एक इनका हरमनटोटा पोर्ट था जिसको चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है, और ले नहीं लिया, इनको देना पड़ा, क्योंकि श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था कि ये चाइना के डेट को चुका पाए। तो मजबूरन इनको उस इंपॉर्टेंट लोकेशन के पोर्ट को इनको चाइना को देना पड़ा। एक और बहुत बड़ा रीजन माना था, एग्रीकल्चर में इन्होंने बड़ा बदलाव किया। इन्होंने ये कहा सडनली कि अब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। डेफिनेटली ये उतना अच्छा स्टेप तो अच्छा है, बट अचानक से इंप्लीमेंट करना अच्छा नहीं है। भारत में सिक्किम राज्य ऐसा है जहां पर पूरे तरीके से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है, बट श्रीलंका का जो ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन था वो इतना शॉर्ट पीरियड में इन्होंने अनाउंस कर दिया, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बंद हो गए और उनकी पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, जिसकी वजह से आज इनको ग्रेन प्रॉब्लम की समस्या भी झेलनी पड़ रही। इनके यहाँ खाने के लिए अनाज नहीं है, इनको सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ रही हैं। डेफिनेटली इतने जल्दी हम ऑर्गेनिक में मूव नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी। लगभग मैं आपको सिक्किम का एग्जांपल दूं तो लगभग 20 साल से वो धीरे धीरे करके ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहा था, और फाइनली वो पूरे तरीके से एक ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है। तो ऑर्गेनिक स्टेट में अपने आप को डालने के लिए सडनली कोई इंस्टेंट एक्शन ना लेकर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम चीज़ों को करेंगे तो डेफिनेटली वो बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये जो इनका पूरा रहा है कि जिनके वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस आई, इतनी बड़ी मंदी आई है, वो मैंने 4 से 5 पॉइंट बताया जो कि सबसे ज़्यादा फर्क डालते हैं। इनका आयात निर्यात बहुत कम हो गया है, इनके यहाँ पैदावार कम हो गई है, और साथ में ही बहुत सारे देश इनकी हेल्प के लिए भी आया। भारत ने बहुत सारे पैसे बिलियन रुपए दिए हैं, साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे देश जो मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाइना इसका फायदा उठा रहा है। तो ये बात श्रीलंका को जाननी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में श्रीलंका की प्रॉब्लम क्या थी और ऐसा क्या किया पिछले कुछ सालों में कि जहां पर ये इतनी बुरी कंडीशन आज जिस देश की पहुंच गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।